नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रही है। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल के साथ उन्नत AMCA और हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A और MK2 को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख ने बताया कि ये कदम न केवल भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगा बल्कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के हिस्से के रूप में भारतीय विमानन उद्योग को भी भारी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में AMCA और LCA मार्क 1A और LCA मार्क 2 दोनों ही शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 114 MRFA फाइटर जेट्स के बारे में बताया कि इस बारे में हमारी अच्छी प्रगति हो रही है। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि हम पहले ही AMCA की 7 स्क्वाड्रन्स लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं और LCA मार्क 2 कितनी संख्या में खरीदा जाएगा इसके बारे में हम इसका जब प्रोडक्शन मॉडल सामने आएगा उसके बाद इसे कॉल करेंगे और हम इस विमान को वायुसेना में शामिल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा S-400 के बारे में उन्होंने बताया कि सभी S-400 की डिलीवरी अगले साल तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगली खबर भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, LAC पर चीनी वायुसेना के उल्लंघन के मामले पर विवेक चौधरी जी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के साथ रडार तैनात करने शुरू कर दिए गए हैं और भारत चीन के साथ 16वें दौर की बातचीत कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना चालबाज चीन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के साथ साथ चीन से लगे बॉर्डर पर भी तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने धीरे धीरे सभी रडार को अपने IACCS सिस्टम के साथ जोड़ दिया है ताकि आसानी से LAC के पार वायु गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ने आगे बताया कि हमने सीमाओं के साथ सतह से हवा में जमीन पर हथियार रखने की क्षमता को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही निगरानी के लिए मोबाइल चौकियां भी बढ़ाई हैं। वहां तैनात सेना और अन्य एजेंसियों से हमें काफी इनपुट्स मिलते हैं। उन्होंने बताया कि चीनी विमान और गतिविधियों पर वायुसेना की पैनी नजर है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सैन्य हार्डवेयर क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर को मेजॉरिटी हिस्सेदारी के साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट या PSU के साथ सहयोग करने और आवश्यक वेपन सिस्टम बनाने की इजाजत देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया मैनुअल में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसका परीक्षण भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर रशियन हेलीकॉप्टर Mi-17 और Mi-18 की जगह लेगा। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बनाए जाने वाले इस IMRH का वजन 13 टन होगा और इसका भारतीय सशस्त्र बलों में हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी शिप, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VVIP रोल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ये समझा जा रहा है कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां पहले ही इस परियोजना में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्सुकता दिखा चुकी हैं और रक्षा मंत्रालय ने उन्हें अगले 7 सालों में इसका निर्माण करने का निर्देश भी दे दिया है। वहीं दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने फ्रांस के साफ्रान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि इंडियन नेवी सहित IMRH इंजन के डेवलप, उनका उत्पादन और सपोर्ट के लिए एक नया जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अपने उत्पादन का 25% निर्यात करने और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की इजाजत होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को 51 यानी कि 51% हिस्सेदारी हासिल करने और भारतीय सार्वजनिक यूनिट के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की इजाजत देने का निर्णय भी ले लिया गया है ताकि इसकी लागत को कम किया जा सके। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना के स्प्रिंट चैलेंज को लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण करेंगे जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। बता दें कि भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी और उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यानी कि दोस्तों, स्प्रिंट चैलेंज के तहत पूरी तरीके से भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाना है। दोस्तों, अगली खबर फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के साथ उन्होंने अभी $375 मिलियन का जो ब्रह्मोस डील की है वो भारत के साथ अभी एक पार्टनरशिप की शुरुआत है। उन्होंने आगे बताया कि वो भारत के साथ और भी डीलों पर बात कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, फिलीपींस को एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत है जो कि एक बढ़ी हुई क्षमता के साथ होना चाहिए और इसी वजह से फिलीपींस भारत के द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम को देख रहा है। बता दें कि भारत ने फिलीपींस को 110 किलोमीटर वाली MRSAM और 80 किलोमीटर रेंज वाली आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम की पेशकश कर रखी है जिसमें कि ज्यादा इंटरसेप्शन रेंज है फिलीपींस आर्मी फोर्स में मौजूद स्पाइडर सिस्टम की तुलना में। इसके अलावा दोस्तों, फिलीपींस कुछ संख्या में भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदना चाहता है। यानी कि दोस्तों, फिलीपींस आने वाले समय में ब्रह्मोस के अलावा भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदेगा। दोस्तों, अगली खबर प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट अब और ज्यादा डिले यानी कि लेट हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की जो डेडलाइन है उसे आगे बढ़ा दिया है। अब ये डील शायद दिसंबर तक हो सकती है।
वहीं ऐसे समय में इंडियन नेवी ने भी रक्षा मंत्रालय से इस बात का अनुरोध किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजों में छूट दे, ताकि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो विदेशी निर्माता हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो इसमें अपनी अधिक से अधिक भागीदारी कर सकें। बता दें कि इससे पहले जो P75I के RFI में जो बातें कही गई थी, उससे ज्यादातर जो विदेशी निर्माता थे उन्होंने इसे लेकर सवाल भी उठाए थे, जिसमें कि तकनीकी हस्तांतरण के टाइमलाइन को बढ़ाना और थर्ड पार्टी गारंटी भी इसमें शामिल है और वर्तमान की स्थिति में वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हालांकि अब इस बात पर विचार विमर्श शुरू हो गया है कि किन क्लॉजेस को P75I में बदलना है ताकि जल्द से जल्द इसका मसौदा तैयार किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि लेजर गाइडेड एरियल बॉम्ब्स का स्वदेशीकरण, निर्माण और उत्पादन कर सके। बता दें कि DRDO के द्वारा बनाए गए 450 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब को लेजर गाइडेड बॉम्ब में बदला जाना है, जिसमें कि अतिरिक्त फ्यूजेस और गाइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा। बता दें कि शुरुआत में लेजर गाइडेड एरियल बॉम्ब के करीबन 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जो कि इसके डेवलपमेंट फेज के तहत होगा और इसे प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर के 30 महीनों के अंदर तैयार किया जाना है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स के लिए बातचीत काफी तेज हो गई है। ऐसे में अब फ्रांस के राजदूत ने कहा है कि डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही भारतीय वायुसेना को सभी 36 राफेल फाइटर जेट्स दे दिए हैं, जो कि तय समय सीमा के अंदर दिए गए हैं, जिसमें से कि 35 तो भारत में है और एक फ्रांस में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय राफेल में 13 भारतीय स्पेशल इन्हांसमेंट का टेस्ट और सर्टिफिकेशन भी कर दिया गया है फ्रांस में। इसके अलावा फ्रांस की एक टीम फरवरी में भारत आई थी, जो अपने साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड पैकेज लेकर आई थी, जिसमें कि वे भारत में मौजूद 35 राफेल फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेंगे। कहा यह जा रहा है कि एक महीने में 2 राफेल विमानों का रेट्रोफिट किया जा रहा है और इनमें 13 भारतीय स्पेशल इन्हांसमेंट वाले जो अपग्रेडेशन है वो किए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। 235 साल सेवा देने के बाद भारतीय नौसेना ने INS सिंधुध्वज को रिटायर कर दिया है, जो कि किलो क्लास की सबमरीन है, जिसे कि भारत ने सोवियत यूनियन से 1987 में लिया था। अब नौसेना में केवल 7 किलो क्लास की सबमरीन बची हैं। बता दें कि 3 किलो क्लास सबमरीन में दूसरा मिड रिफिट किया गया है रशियन शिपयार्ड में, ताकि इनकी लाइफ को 10 साल और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 1 किलो क्लास सबमरीन को रशिया भेजा जाएगा और इसका भी मिड रिफिट किया जाएगा अक्टूबर में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दोस्तों चीन के राष्ट्रपति एक बार फिर से चर्चाओं में है। बता दें कि शी जिनपिंग शिनजियांग प्रांत पहुंचे थे और 8 सालों में ये उनका पहला दौरा था और इस दौरान शी जिनपिंग ने अपने मिलिट्री कमांडर के साथ बातचीत की। शी जिनपिंग ने शिनजियांग के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स को अवार्ड्स भी दिए। दिलचस्प बात यह है कि ये मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब भारत चीन का विवाद जारी है। बता दें कि शिनजियांग वही क्षेत्र है जहां से अक्सर उइगर मुस्लिमों पर चीन का अत्याचार होता रहता है। बता दें कि शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले शिनजियांग में ही जो हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। इस क्षेत्र की वजह से चीन का अक्सर अमेरिका से विवाद रहता है। इसके अलावा उन्होंने पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर्स और बाकी के सैनिकों से मुलाकात भी की। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात चीनी राष्ट्रपति ने कही है वो हमें भी सुननी बेहद जरूरी है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने इस बात का जोर दिया है कि सेना को काफी मजबूत किया जाना जरूरी है ताकि शिनजियांग क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सके। इसके अलावा ये भी आदेश दिया है कि यहाँ पर इस्लाम चीनी परंपरा के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही समाज में हर धर्म को कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान से आ रही। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता की अपनी दावेदारी शुरू करने के लिए कुछ शक्तिशाली पश्चिमी देशों से ऑफर मिला है। यानी कि झूठ की पराकाष्ठा आप देख रहे हैं। पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश को आखिर कौन सा पश्चिमी देश है जो उसको ऑफर दे रहा है कि भैया आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनो। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के साथ 13 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के विस्तार का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की सदस्यता वाला G4 ग्रुप स्थायी सदस्य बनाए जाने के लिए लंबे समय से अभियान भी चला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर लंबे समय से एक गतिरोध चल रहा है। भारत समेत G4 के देश जहां वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता देने की मांग कर रहे हैं, वहीं 13 देश इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषक ये कहते हैं कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ही हो सकता है कि पाकिस्तान को भी दावेदारी करने का प्रस्ताव दिया गया हो। पाकिस्तान को खुन्नस है कि किसी भी तरह से भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोका जाए। पिछले दिनों पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि उसने भारत की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावे को फेल कर दिया है। हालांकि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान के इस दावे की हवा भी निकाल दी थी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान इस तरीके का झूठ फरेब इसलिए भी फैला रहा है कि उसको मालूम है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य वो जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगा और भारत इसके लिए पूरी तरीके से हकदार भी है। और यही वजह है कि उसने इस तरीके की एक प्लानिंग की, जिसमें कि उसने ये कहा कि उसे कुछ पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिला है कि आपको स्थायी सदस्य बना देते हैं, जिसको पाकिस्तान ने इसलिए ठुकरा दिया है कि वो इसका विस्तार नहीं करना चाहता है। यानी कि ईंट भी अपनी और सर भी अपना, ये दोनों काम पाकिस्तान ने एक साथ कर दिए हैं।
पाकिस्तान के साथ जो 13 देश शामिल हैं उनमें इटली, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, स्पेन और तुर्की शामिल है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।